अब नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड का छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैप्टन मेरिलियोना सभी लोगों को पकड़कर एक वोल्केनो के पास ले जाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल रीजन होता है, जिस वजह से उन सभी को वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और तब कैप्टन यामी और कैप्टन शार्लेट मोना स्किन का यूज करके माउंटेन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बाकी सभी लोग भी ये देखकर वही करने लगते हैं। पर यहाँ हम देखते हैं नोवेल को ये करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और तब कैप्टन मेरिलियोना उसे मोटिवेट करती हैं और यहाँ हम देखते हैं आस्था अपनी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है पर वो नीचे गिर जाता है। और तब कैप्टन मेरिलियोना जैसे ही उसे वापस जाने के लिए कहती है, वैसे ही आस्था दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ऊपर जाके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तब आस्था सोचता है, अब मैंने ये सब कुछ बोल तो दिया है, पर आखिरकार मैं करूँगा कैसे? पर अगर अब मैं अपनी हिम्मत और मसल से आगे नहीं बढ़ सकता तो मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो कि बिल्कुल अलग हो। और तब आस्था को अपनी नई पावर का ख्याल आता है और आस्था सोचता है, पर मैं उस पावर को यूज कैसे करूँगा, क्योंकि जब मैंने पिछली बार उसे यूज किया था उस बार का मुझे कुछ याद नहीं है। और तब हम देखते हैं सोचते सोचते आस्था का दिमाग फट जाता है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है, लगता है सोचना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब आस्था सोचता है, इन्होंने सही कहा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने ये पावर यूज की थी तब भी मैं कुछ सोच नहीं रहा था। और तब हम देखते हैं वो अपने माइंड को रिलैक्स करने लगता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। और तब कैप्टन मेरिलियोना उसे वापस जाने के लिए कहती है पर आस्था अभी भी ट्राई करने की बात कर रहा होता है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है, अगर तुम सच में ट्राई करना चाहते हो तो कम से कम अच्छी तरह करना। तब आस्था सोचता है, अगर मैं सोचूं तो आखिर तक हार ना मानना यही मेरी ताकत है। और रुको, जब मैंने उस पावर को पहली बार यूज किया था तब ऐसी बात नहीं थी कि मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बल्कि उस टाइम तो मैं मरने वाला था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो शायद मुझे इस लावा में कूदकर कोशिश करनी चाहिए। तब आस्था अपने आप को थप्पड़ मारते हुए सोचता है, आखिरकार ये मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या मैं भूल गया हूँ कि कैप्टन वर्मिलियन ने मुझे क्या कहा था? उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे हमेशा शांत रहना है, तो इसलिए मुझे सोचना चाहिए। पर हम देखते हैं आस्था कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता और सोचता है, वो मोना स्किन कितनी कमाल की चीज है। आज बहुत टाइम बाद मुझे इस बात पर जेलसी हो रही है कि मेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है। और तभी उसे कैप्टन मेरिलियोना की बात याद आती है, जिन्होंने उससे कहा था कि जो बेवकूफ खुद को ही नहीं जानता है वो कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तब आस्था सोचता है, अब शायद मुझे समझ में आ रहा है, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पावर मेरे पास है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जो कि किसी भी मैजिक को कट कर सकती है, पर ये यहाँ पर किसी भी काम की नहीं है। और दूसरी है मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना, जिससे मैं किसी भी माउंटेन पर चढ़ सकता हूँ, पर इस माउंटेन पर ये भी काम नहीं करेगा। और तीसरी है की, जो कि कैप्टन यामी ने मुझे सिखाई थी, जिसकी वजह से मैं ये जान सकता हूँ कि रॉक्स और लावा मेरी तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। और रुको, अगर मैं की को अपने ऊपर यूज करूंगा तो शायद मैं अपनी पावर को समझ पाऊंगा। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी बॉडी की को रीड करने लगता है, जिससे उसे अपनी स्वॉर्ड के अंदर एक ब्लैक एनर्जी फ्लो होती हुई महसूस होती है। तब वो सोचता है, अगर मैं किसी तरह इस ब्लैक एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवा सकूं तो शायद मैं इस पावर को यूज कर सकता हूं। और तब हम देखते हैं आस्था ब्लैक मैजिक की एनर्जी को महसूस करने लगता है और तब हम देखते हैं आस्था की वो पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं लियो, नोवेल और बाकी लोग एक लावा मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, पर उससे लड़ना उन्हें मुश्किल हो रहा होता है। और तब हम देखते हैं आस्था मैं बस ऊपर जाकर ही रुकूंगा। और तब हम देखते हैं आस्था यूनो को क्रॉस कर जाता है और लावा के अंदर गिरने लगता है। तब कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी से कहती है, क्या तुम इसकी मदद नहीं करने वाले? तब कैप्टन यामी कहते हैं, उसके अंदर का एंटी मैजिक उसे लावा की तरफ लेकर नहीं जा रहा है, बल्कि वो उस तरफ जा रहा है जहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक है। और तब हम देखते हैं कैप्टन मेरिलियोना जैसे ही अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है, आस्था उनकी तरफ खींचा चला जाता है। तब आस्था उन्हें साइड हटने के लिए कहता है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि शेरों के बीच में सिर्फ शेरनी ही होती है जो कि शिकार करती है? और तब हम देखते हैं कैप्टन मेरिलियोना आस्था को मुक्का मारकर उसे दीवार में पटक देती है। तब आस्था सोचता है, इन्होंने सच में तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये तो सच में कैप्टन वर्मिलियन की बहन है। तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है, लगता है तुम अपने आप को पहले से ज्यादा जानने लग गए हो, पर अभी भी तुम्हें और भी ज्यादा सीखने की जरूरत है।
तब आस्था सोचता है मैं चाहे अभी इस पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं रॉयल नाइट्स के एग्जाम को पास कर सकूं। और तब हम देखते हैं क्रिम्सन लायंस के मेंबर्स को कैप्टन मेरिलोना डांट रही होती हैं और कहती हैं कि युल्टिम वेल्केनो रात में शांत हो जाता है, तो इसलिए रात को तुम्हारा यहाँ पहुँचना तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकते। तो जो लोग आज रात से पहले यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो अगले दिन भी यही प्रैक्टिस करेंगे। तब लियो कहता है मैं इसे और भी 100 बार कर सकता हूँ अगर ये मुझे। देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कैप्टन मेरिलोना कहती हैं इस हॉट स्प्रिंग में सभी की हेल्थ और स्ट्रेंथ को रिकवर करने की ताकत है, और ये हमारे किंगडम का सबसे बेस्ट हॉट स्प्रिंग है, और क्योंकि इसे ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं तो ये सिर्फ हमारे यूज के लिए है। और तब कैप्टन मेरिलोना सभी को कपड़े खोलने के लिए कहती है, जिससे सभी लोग शर्माने लगते हैं। तब आस्था सोचता है क्या यहाँ पर जो लड़कियाँ मौजूद हैं हमें उनके सामने ही कपड़े खोलने होंगे। तब कैप्टन शार्लेट भी कैप्टन यामी के साथ हॉट स्प्रिंग का सोच के शर्माने लगती हैं। तब सोल कहती है मैं इनमें से किसी को भी शार्लेट के पास नहीं आने दूंगी। और तब वो उस हॉट स्प्रिंग के सेंटर में एक मड वॉल बना देती है और कहती है अगर कोई भी पर्सन इस दीवार को कूद कर दूसरी तरफ आया तो मारा जाएगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग हॉट स्प्रिंग के अंदर नहाने के लिए कूद जाते हैं। और तब यहाँ सारी लड़कियाँ हॉट स्प्रिंग में मजे कर रही होती हैं। तब कैप्टन मेरिलोना कैप्टन शार्लेट को ड्रिंक करने के लिए पूछती है। तब कैप्टन शार्लेट मना करते हुए सोचती है मैंने जब पिछली बार ड्रिंक की थी तब बहुत बेइज्जती हुई। तब सोल उसकी मदद करने के लिए वहाँ जाती है और उसे ब्लू रोज ज्वाइन करने का ऑफर देती है और उसे ब्लू रोज ज्वाइन करने के फायदे बताती है। तब नोएल सोचती है ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन शार्लेट कैप्टन यामी को सोच के बेहोश हो जाती है। और तब सोल कैप्टन शार्लेट को होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। तब नोवेल भी हॉट स्प्रिंग के अंदर घुस जाती है और कहती है ये तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तब कैप्टन मेरिलोना को उसके अंदर उसकी माँ की झलक दिखाई देती है और वो कहती है कि तुम्हारी माँ को भी यहाँ से तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था और उसी ने मुझे ये जगह दिखाई थी। तब नोवेल कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं जो उनके बारे में कुछ नहीं बताया है। तब कैप्टन मेरिलोना कहती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और वो मुझे लड़ने के तरीके सिखाती थी। चाहे मैं लड़ाई के मैदान में अनडिफिटेड रही हूँ, पर मैं तुम्हारी माँ को कभी भी हरा नहीं पाई थी। आर्सिया सिल्वा, तुम्हारी माँ को स्टील वॉरियर प्रिंसेस कहा जाता था, जो कि लड़ाई के मैदान में ऐसे लड़ती थी जैसे कि वो डांस कर रही हो, और उनकी ब्यूटी और स्ट्रेंथ पर सभी लोग मरते थे। और अगर मैं लुक की बात करूं तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, पर तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज बिल्कुल उनके जैसी नहीं हैं। और जिस तरह तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो, मुझे नहीं लगता तुम उनकी ही बेटी हो। उनका मैजिक बहुत कमाल का था, पर तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी और उनसे अच्छा बन के दिखाना होगा। और देखना तुम अपनी स्ट्रेंथ से एक दिन उनसे भी ज्यादा अच्छी बन जाओगी। तब नोवेल सोचती है इन्होंने बिल्कुल सही कहा। आस्था के पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, पर फिर भी वो कोशिश करता रहता है और हमेशा खुद को इम्प्रूव करता रहता है। तो चाहे मेरे पास टैलेंट ना हो, पर मैं इस वजह से पीछे नहीं हट सकती। और अब मुझे ये सब कुछ सोचकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी गर्म हो रही हो। और हम देखते हैं वहाँ का पानी उबल रहा होता है, जिसका कारण लियो होता है। और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी शो ऑफ करने की हिम्मत कैसे हुई। मैं तो पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि तुम इस हीट को सहन नहीं कर पाओगे। तब यही नहीं हूँ। तब कैप्टन यामी कहते हैं तो अब क्या तुम ये कहना चाहते हो क्या मैं एक घटिया किस्म का आदमी हूँ। तब आस्था कैप्टन यामी से कहता है प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि याद करता है जिसने उसे नहाते हुए कहा था कि अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे तुम्हें सिखानी है। तब यहाँ लियो सोचता है रुको जरा, क्या यही वो चीज तो नहीं है जो मेरा भाई मुझे सिखाना चाहता था। पर रुको, मुझे नहीं लगता मेरा भाई कभी ऐसा कर सकता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं अरे भाई की याद आ रही है। क्या तुम सच में उससे आगे निकलना चाहते हो या नहीं। आखिरकार तुम लोग अब क्या सोच रहे हो। ये एक तरह की लड़ाई है, तो क्या तुम लोग मरने से डर रहे हो। क्या तुम लोग डरपोक हो। और तब हम देखते हैं सभी लोग ये बातें सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ नोवेल कहती है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है।
तब कैप्टन मेरिलियोना कहती है, जरा ध्यान से सुनो इन फियरलेस वॉइसेस को। अब ये बिल्कुल क्रिम्सन लायंस की तरह लग रहे हैं। तब नोवेल कहती है, पर वो लोग अब भी हम पर नजर रखने आ रहे हैं। और तब हम देखते हैं सोल उस वॉल को और भी बड़ी कर देती है। तब लियो कहता है, हम तो क्रिम्सन लायंस हैं, तो ये छोटी मोटी वॉल्स हमें नहीं रोक सकती। और तब हम देखते हैं सभी लोग एक्साइटेड होके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या हुआ आस्था, तुम एक नई टेक्निक को यूज करके मर्द नहीं बनना चाहते हो? तब आस्था सिस्टर लिली को याद करके कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ सिस्टर लिली के लिए धड़कता है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब सभी लोग उसकी बात को सुनकर स्पीचलेस हो वहाँ पर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लग जाते हैं। और यहाँ कैप्टन मेरिलियोना नोवेल को उसकी माँ के बारे में बताती हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं पर्पल ऑर्कस का एक आदमी कह रहा होता है कि शुक्र है हम अपने मिशन से वापस आ गए हैं, और अब तुम हमें परेशान कर रहे हो। तुम मैजिक नाइट्स की ड्यूटी में दखल दे रहे हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किसके आगे खड़े हो? ये जेरेक्स लूगनर है, जो कि पर्पल ऑर्कस के वाइस कैप्टन हैं। और अगर ये ना होते तो पर्पल ऑर्कस आज वहाँ ना होता जहाँ आज है। तब उनके सामने खड़ा पर्सन कहता है, इसके बारे में जानकर मैं करूँगा क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम इसके कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? क्या ये अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं दे सकता? तुम यहाँ पर ऑफिशियल ड्यूटी पर हो। ये तो एक बकवास बात है। तुम लोग बस अपने ताकत के जरिए अपनी बात मनवाना जानते हो। तो चलो फिर अपने मैजिक का यूज करके मुझे मेरी गलती की पनिशमेंट दो। तो चलो फिर देखें तुम्हारे अंदर आखिरकार कितनी ताकत है। तब जेरिक्स कहता है, तुमने मैजिक नाइट्स की बेइज्जती की है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और तब वो अपने आइस मैजिक से उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं उस आदमी के मैजिक की वजह से जेरिक्स की बुरी हालत हो जाती है। और वो पर्सन कहता है, तुम तो एक वाइस कैप्टन हो, पर फिर भी तुम मुझसे हार गए। क्या मजाक है, तुम इस मैजिक रोप के लायक नहीं हो। चलो देखें कि यहाँ पर और कौन कौन लोग हैं जिन्हें उनकी औकात दिखाने की जरूरत है। और तब हम देखते हैं सभी लोग रॉयल नाइट्स एग्जाम के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक पर्सन इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तब मिमोसा उसे शांत रहने के लिए कहती है। और सभी लोग मिमोसा, क्लाउस और यूनो के बारे में बातें करने लगते हैं और उनके किए हुए कारनामों की तारीफें करने लगते हैं। और हम देखते हैं मैजिक नाइट्स उस एग्जाम के लिए एक्साइटेड होने लगते हैं। और तभी आस्था भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर मिमोसा ब्लश करने लगती है। तब क्लाउस कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ आस्था, मैं बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे इतनी आसानी से हारूंगा नहीं। जिसे सुनकर आस्था एक्साइटेड हो जाता है। और तब मिमोसा से पूछता है, क्या हुआ मिमोसा, तुम्हारा चेहरा बहुत लाल लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तब मिमोसा कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सोचती है, मैं बहुत टाइम से इतनी ज्यादा नर्वस कभी नहीं हुई हूँ। और तब यहाँ यूनो आस्था से मिलने आ जाता है। तब आस्था कहता है, कैसे हो यूनो? वो हॉट स्प्रिंग का टूर बहुत ज्यादा मजेदार था ना? तब यूनो हाँ कहता है। तब मिमोसा उस हॉट स्प्रिंग के टूर के बारे में पूछने लगती है। तब आस्था यूनो से कहता है, चाहे मैं उस दिन वोल्केनो की रेस में हार गया हूँ, पर आज मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। तब यूनो कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने हारने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया होगा, क्योंकि जब तुम रोओगे तब हम तुम्हें संभालेंगे नहीं। और तब हम यहाँ देखते हैं मिमोसा अभी भी उस टूर के बारे में पूछ रही होती है, पर वो दोनों अभी भी उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तब वहाँ लियो आ जाता है और कहता है, आशा यूनो चिंता मत करो, क्योंकि वो मैं हूँ जो इस एग्जाम को पास कर लेगा। और तब वो तीनों आपस में इसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं। और यहाँ मिमोसा अभी भी हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछ रही होती है। तब वहाँ फिनरल कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, पर लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार तुम कौन हो और किसने तुम्हें ब्लैक बूस की रोप को पहनने की इजाजत दी? तब फिनरल कहता है, चुप कर जाओ, मैं फिनरल हूँ। मैं खुद को मोटिवेशन देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है। और तब हम देखते हैं फिनरल के इस न्यू स्टाइल के पीछे वेनिसा का हाथ होता है। तब फिनरल कहता है, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं एक फ्रेश स्टार्ट चाहता था, तो तुम लोग मुझसे जरा बच कर रहना। तब मैग्ना कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो बेकार सा फिनरल कभी इस कंपटीशन में नहीं आएगा। तब आस्था कहता है, तुम्हें इस तरह फिनरल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ध्यान से देखो ये वही है। और तब हम देखते हैं वो तीनों मिलकर फिनरल का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब यहाँ नोवेल कहती है, नेट के अंदर टूट गए तो उस टाइम जिस भी टीम ने सबसे पहले क्रिस्टल तोड़ा होगा वो जीत जाएगी। और हमने इस सिस्टम को इस तरह इसलिए चूज किया है
और तब हम देखते हैं किंग को अगली स्पीच याद नहीं आ रही होती। तब विजिट किंग कहते हैं, हमने ये इसलिए चूज किया है क्योंकि जब हम द आई ऑफ मिडनाइट सन से लड़ेंगे तब बहुत सारी टीमों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें लगा ये अच्छा तरीका है जिससे हम आपकी एबिलिटीज को जज कर सके, ताकि हम जान सकें कि आप लोग इकट्ठे कैसे काम करते हैं और सोचते हैं। और वैसे भी इसकी मदद से मैं वहाँ पर हर तरह के मैजिक देख पाऊंगा। और तब विजिट किंग सभी टीम्स के मेंबर्स के नाम को अनाउंस कर देते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था की टीम में मिमोसा और जर्क होते हैं और मिमोसा आस्था की टीम में आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और तब हम देखते हैं जर्क्स लुगनर को हराने वाला बंदा वहाँ आ जाता है और विजिट किंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे माफ कर देना कि मैं लेट हो गया, पर विजिट किंग मुझे लेट आने के लिए माफ तो कर ही देंगे। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये कौन है? तब वो आदमी अपना नाम जर्क्स लुकनर बताता है और कहता है, एक बूढ़ी औरत को मेरी जरूरत थी और एक मैजिक नाइट के तौर पर मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, तो जिस वजह से मैं लेट हो गया। तब कुछ मैजिक नाइट सोचते हैं, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तब मार्क्स जर्क्स के बहरूपिये को हटने के लिए कहता है और उस पर हमला कर देता है, पर वो उसके मैजिक को डॉज कर लेता है। तब मार्क्स जैसे कुछ आगे कहने वाला होता है, विजिट किंग उसे रोक लेते हैं। तब सभी लोग उसे विजिट किंग की बेइज्जती करने के लिए बुरा भला कहने लगते हैं। तब विजिट किंग उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। तब वो बहरूपिया कहता है, तो तुम विजिट किंग की बहुत इज्जत करते हो, पर मुझे इनमें कोई ऐसी खासियत नजर नहीं आती, तो इसलिए अपने विचारों को मुझ पर थोपना बंद करो। तब मार्क्स सोचता है, ये रोप तो जर्क की है, आखिरकार ये है कौन? तब विजिट किंग हंसते हुए कहते हैं, लगता है जर्क्स तुमने अपने मिशन के बाद अपने लुक को चेंज किया है। तब मार्क्स विजिट किंग को हंसने से मना करता है और तब वो बहरूपिया आ लगता है। तब आस्था उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, क्या हमें एक दूसरे का साथ नहीं देना चाहिए? तब वो बहरूपिया कहता है, आखिरकार क्यों मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने की कोशिश करूंगा। तब आस्था कहता है, क्या तुम इसे जीतना नहीं चाहते हो? क्या तुम यहाँ पर रॉयल नाइट बनने नहीं आए हो? तब वो बहरूपिया कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हारा मजाक उड़ाने आया हूँ। तब यहाँ पर्पल ऑर्कस के मेंबर्स कहते हैं, हमने जितना भी जर्क्स के बारे में सुना है, इसकी पर्सनैलिटी उनसे बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, और फिर भी वो हमेशा ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो इसलिए उन्हें किसी ने नहीं देखा है। तब यहाँ मार्क्स कहता है, क्या आप श्योर है विजिट किंग? तब विजिट किंग हाँ कहते हैं। तब आस्था कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं इस बंदे के साथ सेम टीम में नहीं रह सकता। तब विजिट किंग कहते हैं, हम सभी लोग मैजिक नाइट्स हैं, तो इसलिए हमें साथ रहना सीखना होगा। तो चलो फिर अब आप सभी लोग अपने अपने टीममेट्स के साथ हो जाइए। और तब हम यहाँ देखते हैं सोल और मैग्ना एक ही टीम में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ना शुरू कर देते हैं। और तब यहाँ नोवेल और यूनो एक टीम में हो जाते हैं। तब यूनो सोचता है, तो अब मैं इस नॉइजी लिटिल गर्ल के साथ हूँ जो कि हमेशा आस्था के साथ रहती है। तब यहाँ सिल्प नोवेल को यूनो से दूर रहने के लिए कह रही होती है, पर हम देखते हैं नोवेल उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। और तब यहाँ लक और क्लाउस एक टीम में होते हैं। तब यहाँ क्लाउस सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे लक वोल्टिया के साथ पेयर कर दिया गया है। तब लक कहता है, तो चलो फिर अब साथ मिलकर काम किया जाए। तब क्लाउस में बाकी टीमें दिखाई जाती हैं और तब विजिट किंग कोप को सबको टेस्टिंग ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं कोप अपने स्पेशल मैजिक से एक दरवाजा खोल देता है और सभी लोग टेस्टिंग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब विजिट किंग कहते हैं, इस बैटलफील्ड की रेंज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए तुम अपनी ताकतों के इस्तेमाल यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हो। और हमने यहाँ पर लॉटरी के अकॉर्डिंग एक चार्ट तैयार किया है और सभी टीमों को लड़ने के लिए पेयर्स में बांटा गया है। और यहाँ पर अगर कोई भी टीम लड़ाई हारती है तो वो उसके पास और फेल पर डायरेक्टली असर नहीं करेगा, और अगर आप ज्यादा जीतेंगे तो वो आपके फेवर में काम आ सकती है। और तब नोवेल देखती है वो और उसका भाई पहली ही लड़ाई में आमने सामने होते हैं। और तब यहाँ फिंडल देखता है, अगर मैं अपनी पहली लड़ाई जीत लूंगा तो मेरी अगली लड़ाई मेरे छोटे भाई लैंग्रेज से होगी। तब आस्था सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि हम लास्ट में यूनो की टीम के साथ लड़ेंगे और मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं टॉप तक जरूर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं इस पूरे टूर्नामेंट को जीत लूंगा। तब विजिट किंग कहते हैं, तो चलो फिर अब लड़ाई को शुरू किया जाए और आप लोग डायरेक्टली अपने अपोनेंट पर हमला कर सकते हैं, पर आप उन्हें मार नहीं सकते। और हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल रिकवरी मैजिक यूजर्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए आप जितना चाहे उतना खुल के एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर सभी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स उन लोगों को
चीयर करने आए होते हैं। तब फिनरल कहता है। क्या तुम्हें बेस पर रह के उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए थी? तब वेनेसा कहती है। कैप्टन यामी ने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तब वेनेसा देखती है कि आस्था की पहली लड़ाई हो रही होती है और वो उसे देखकर उसे चीयर करने लगती है। तब चामी कहती है। मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मील सेविंग प्रिंस को कैसे देखूंगी? और तब हम देखते हैं चामी जाकर विज़र्ड किंग की गोद में बैठ जाती है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं। तो क्या हमारी दोनों टीमें तैयार हैं? तब आस्था कहता है। हम बिल्कुल तैयार हैं। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता